रीबर्थ ऑफ माई मार्वलस क्वीन एपिसोड 7 अंधेरी गुफा। कीर्ति अपना हाथ जोड़ शिव का नाम लेकर उस गुफा में आगे बढ़ने लगी। इसी के साथ उस अंधेरी गुफा में रोशनी होने लगा। कीर्ति उस गुफा में आगे बढ़ने लगी। कुछ देर चलने के बाद कीर्ति के सामने एक बड़ा काले रंग का दरवाजा आया जिस पर एक जीव का चित्र बना था। कीर्ति अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र बोलने लगी, फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ा उस दरवाजे पर रखी। जैसे ही कीर्ति अपना हाथ उस दरवाजे पर रखी, उस दरवाजे से रोशनी निकला। उसी के साथ कीर्ति के सामने एक काले और सफेद रंग का जानवर रूपी जीव आया। उस जीव को अपने सामने देख कीर्ति हाथ जोड़ नमन की। कीर्ति को अपने सामने देख उस जीव के आंखों में चमक आ गया। उस जीव का सिर से कमर तक का हिस्सा आदमी का था और उससे नीचे का हिस्सा जानवर का। इस वक्त वह जीव काफी डरावना लग रहा था। यह इस दरवाजे के रक्षक जीवमानुष है। आज से हजारों वर्ष पूर्व यह एक देवदूत थे जिनको अपने रूप पर बहुत घमंड था, लेकिन एक दिन अपने एक गलती के कारण एक महान ऋषि के सालों का तप भंग कर दिए, जिसके बाद वह ऋषि गुस्से में इन्हें आजीवन जीवमानुष रहने का श्राप दे दिए। श्राप मिलने के बाद इनको अपने गलती का एहसास हुआ। कितने कोशिश करने के बाद वो उस ऋषि से माफी मांगने में सफल हुई, लेकिन उस श्राप को खत्म नहीं किया जा सकता था। इसीलिए वह ऋषि इनको एक कार्य देकर बोले, इन्हें अपने इस श्राप भरे जीवन से दिव्यकन्या मुक्ति दे सकती है। उसके बाद उस ऋषि के बात मन जीवमानुष दिव्यकन्या के आने का इंतजार करने लगे। हजारों साल बाद कीर्ति को अपने सामने देख इनके आंखों में चमक आ गया। जीवमानुष खुश हो अपने हाथ जोड़ सिर झुकाकर बोले, जीवमानुष का प्रणाम स्वीकार करें दिव्यकन्या, आपको यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। आज हमारे वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। कीर्ति आदरपूर्वक बोली, धन्यवाद जीवमानुष, कृपया आप हमें ये बताएं इस वक्त हम कहाँ हैं। जीवमानुष, आप इस वक्त अंधेरी गुफा के अंतिम छोर पर हैं। यहाँ से कल्कि जंगल शुरू होता है। यह एक दानवीय खतरनाक जंगल है। यहाँ आपको कई अच्छे और बुरे दानव मिलेंगे। वहाँ आपको कुछ अधूरे कार्य को पूरा करना होगा जिसका पता आपको वहाँ जाकर चलेगा। याद रहे वहाँ हर पल खतरा है। जीवमानुष की सारी बात सुन कीर्ति बोली, धन्यवाद हमें इतना कुछ बताने के लिए। अब हमें आगे क्या करना होगा? जीवमानुषा, ये हमारा फर्ज था। अब आप हमें इस जीवन से मुक्ति देकर आगे की ओर प्रस्थान करें। जीवमानुष की बात सुन कीर्ति आपने आंखों को बंद कर एक हाथ आगे कर कुछ मंत्र बोली। इसी के साथ कीर्ति के हाथ में एक सुनहरे रंग का कलश आ गया। उस कलश में नीले रंग का जल था। कीर्ति उस जल को जीवमानुष के सिर पर डाल कुछ मंत्र बोली। थोड़ी देर बाद वह जीवमानुष पूरी तरह इंसान में बदल गए। सालों बाद अपने असली रूप में आकार वह खुश होकर कीर्ति से बोले, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप अपने कार्य में जल्द ही सफल हो। फिर अपना हाथ कीर्ति के सिर पर रखे। उनके साथ रखते ही उस देवदूत के शरीर से सफेद रोशनी निकलकर कीर्ति के शरीर में आने लगा। थोड़ी देर बाद अपना हाथ कीर्ति के सिर से हटाकर बोले, ये शक्तियां आपके काम आएगी, अब हम चलते हैं। इसी के साथ एक तेज रोशनी के साथ वह अदृश्य होने लगे। उस रोशनी के कारण कीर्ति अपनी आंख बंद कर ली। सब कुछ शांत होने के बाद कीर्ति अपने आंखों को खोली तो खुद को कल्कि के जंगल में पाई। वो जंगल अपने नाम के जैसा काला और खतरनाक था। एक पल के लिए कीर्ति के कदम रुक गए। फिर ईश्वर को याद कर अपने हाथ में तलवार लिए कीर्ति आगे बढ़ने लगी। कीर्ति के आगे बढ़ने ही उस जंगल का मौसम बदलने लगा। वहां जानवरों के चिल्लाने की आवाजें तेज हो गई, हवाएं चलने लगी, लेकिन कीर्ति बिना रुके चलने लगी। जंगल के मौसम को अचानक बदलता देख उसी जंगल के दो पैर जो दिखने में पैर थे, लेकिन उनके आंख, मुंह और कान बिल्कुल इंसानों के जैसा था। अपनी चारों तरह हवाएं चलता देख दूसरे पैर से बोला, कुल्लू देखो आज का मौसम कितना अच्छा है। आज हजारों वर्ष बाद यहाँ के मौसम में बदलाव आया है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। कुल्लू बोला, हाँ बुलू मुझे भी लगता है। फिर दोनों चारों तरफ देखने लगे। तभी उसको कीर्ति जंगल के अंदर आते दिखी। किसी इंसान को जंगल में देख दोनों के आंखों में चमक और चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। बुलू हैरानी से बोला, कल्कि जंगल में यह इंसानी रूपी कन्या कहाँ से और कैसे आई? ये तो एक छोटी सी बच्ची है। कुल्लू बुलू को घूरते हुए बोला, मुझे क्या पता, मैं भी तो मेरे साथ हूँ। और ऐसे भी इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। इसके खुशबू से अब तक सबको इसका पता चल गया होगा और कुछ देर में उसे भी पता चल ही जाएगा। बुलू कीर्ति को देखते हुए बोला, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन कुछ भी बोलो यह इंसानी कन्या बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल परी के जैसे। चलो ना इससे दोस्ती करते हैं। कुल्लू बुलू को रोकते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर वो खतरनाक हुई तो? अगर वो इस जंगल में आई है इसका मतलब वो कोई आम इंसान नहीं है। बुलू कीर्ति की ओर बढ़ते हुए बोला, तुमको जो बोलना है बोलो, मैं तो चला उससे मिलने और बात करने। कुल्लू अपना सिर हिला उसके पीछे जाते हुए बोला,
इसका कुछ नहीं हो सकता है, कोई बोल सकता है ये यहाँ का राजकुमार है। वही कीर्ति अपने चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। कीर्ति को अच्छे से पता था उसके चारों तरफ खतरा है। कीर्ति अपने हाथ में पहने वॉच को एक्टिव कर टोटो को कमांड देते हुए बोली, टोटो इस जंगल को स्कैन कर मुझे बताओ यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है और यहाँ किस तरफ ज्यादा खतरा है। कीर्ति के बोलने पर वो पूरे जंगल को स्कैन कर बोला, मास्टर यहाँ कोई इंसान नहीं है, ये धरती के जंगल से अलग है। साउथ के तरफ से जानवरों की आवाज आ रही है, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं चला। कीर्ति भी समझ गई यह जो भी जगह है इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग है। टोटो के बोले अनुसार कीर्ति साउथ की ओर बढ़ने लगी। वो थोड़ा आगे चली, अचानक उसके सामने दो जंगली भेड़िए आ गए। वो दोनों अपनी लाल आंखों से कीर्ति को घूरने लगे। फिर अचानक वो दोनों कीर्ति पर हमला कर दिए। कीर्ति भी तलवार से उस दोनों पर हमला कर दी। वह दोनों भेड़िया कीर्ति को लड़ता देख उस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगे। कीर्ति समझ गई यह कोई आम भेड़िया नहीं है। कीर्ति आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ी, इसी के साथ उस तलवार से तेज रोशनी निकला। अगले ही पल दोनों भेड़िया का सिर इसके शरीर से अलग हो गया, लेकिन ये होते ही दोनों काले धुआं में बदल उड़ गए। कीर्ति यह हैरानी से देखने लगी। वही कुल्लू और बुलू जो कीर्ति के पीछे थे वह ये देख अपना मुंह खोले कीर्ति को देखने लगे। बुलू एक्साइटेड होकर अचानक कीर्ति के सामने आकर खड़ा हो गया। अपने सामने अचानक किसी को देख कीर्ति तलवार पर पकड़ कस दी। वह मारती उससे पहले बुलू डरते हुए बोला, मुझे मत मारना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कल की जंगल अचानक अपने सामने कुल्लू और बुलू के आने पर कीर्ति उन पर वार करने के लिए तलवार उठा ली, लेकिन बुलू की आवाज सुन अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से बुलू को देखने लगी। कीर्ति एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, लेकिन इस वक्त उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके सामने चलने, बोलने, देखने और सुनाने वाला पैड खड़ा उससे बात कर रहा था, जिसमें उसका चेहरा इंसान के जैसा था। कीर्ति अपने फेस एक्सप्रेशन कंट्रोल कर सीरियस आवाज में बोली, कौन हो तुम दोनों और ऐसे मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? कीर्ति को सीरियस होता देख कुल्लू अपनी भारी आवाज में बोला, आपको हम दोनों से डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। और रही बात हमारी, तो ये जंगल हमारा घर है, हम यही रहते हैं। बुलू एक्साइटेड होकर बच्चों वाली आवाज में बोला, सुंदर दिखने वाली परी, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? मैं इस जंगल का वट राजकुमार बुलू हूँ और यह मेरा दोस्त कुल्लू है, हम लोग खूब सारी मस्ती करेंगे। बुलू को बच्चों जैसे खुश होता देख कीर्ति थोड़ा रिलैक्स हो गई, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से सतर्क थी, क्योंकि उसको अच्छे से मालूम था यह एक दानवी और काली शक्तियों का जंगल, यहाँ कई तरह की काली शक्तियां के साथ कई दानव रहते हैं और कीर्ति को यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। कीर्ति सपाट लहजे में बुलू से बोली, माफ करना, हम आपसे दोस्ती नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें जल्दी से इस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढना है। इतना बोल कीर्ति बिना दोनों पर ध्यान दिए आगे बढ़ने लगी। वही कीर्ति का जवाब सुन बुलू उदास हो गया। बुलू को उदास होता देख कुल्लू कीर्ति को रोकते हुए बोला, मुझे लगता है आपको हमसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, इसमें आपका ही फायदा है, ऐसे भी आपके लिए ये जंगल बिल्कुल नया है। कुल्लू के बोलने पर कीर्ति अपनी जगह रुक उसको देखने लगी, फिर सीरियस आवाज में बोली, और आपको क्यों लगता है मुझे आप दोनों से दोस्ती करनी चाहिए? आखिर हो तो आप दोनों दानव ही, और सबसे जरूरी बात, इसमें मेरा क्या फायदा है? कुल्लू कीर्ति के सामने आकर बोला, भले ही हम दोनों वट दानव हैं, लेकिन ये भी सच है आपको हमसे कोई खतरा नहीं है, और ऐसे भी आपको इस जंगल या फिर यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो आप जाएगी कहाँ? इस पर कीर्ति भी सोचने लगी। कुल्लू आगे बोला, जिस प्रकार अभी आप पर हमला हुआ है, इससे इतना तय है सबको आपके बारे में पता चल गया होगा, और अगर नहीं चला होगा तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। आगे इससे भी ज्यादा खतरनाक हमला होगा। कुल्लू की पूरी बात सुन कीर्ति कुछ सोचकर बोली, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमसे दोस्ती कर आप दोनों क्या चाहते हो? इसमें आपका क्या फायदा है, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ। कुल्लू बुलू को देख कीर्ति से बोला, मेरा दोस्त हमेशा से इंसानों के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वह आपसे दोस्ती करना चाहता है। आप इस जंगल में हजारों वर्ष बाद आने वाली पहली इंसान है, ये जानना चाहता है इंसान कैसे होते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है। कुल्लू की बात सुन कीर्ति बुलू को देखने लगी, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहा था। कीर्ति अब तक इतना समझ गई थी उसको दोनों से उसे ज्यादा खतरा नहीं है, फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लेकिन बुलू के एक्सप्रेशन को इग्नोर नहीं कर पाए। कीर्ति गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, हम आप दोनों से दोस्ती करेंगे, लेकिन तुम दोनों हमें इस जंगल के बारे में सब कुछ बताएंगे। कीर्ति के हाँ बोलने पर बुलू खुश हो उन दोनों के पास आकर कीर्ति से बोला, वाह, मतलब अब ये सुंदर परी मेरी दोस्त है। बोल उस पर फूलों की बारिश करने लगा। वही अपने ऊपर रंग बिरंगे फूल गिरते देख कीर्ति के चेहरे पर भी स्माइल आ गया।
कुल्लू बुलू को खुश देख खुश हो गया। फिर वो कीर्ति से बोला, आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है आपको इस जंगल और यहाँ रहने वाले जीव और दानव के बारे में जान लेना चाहिए। कीर्ति ठीक है बोल अपने बैठने के लिए जगह देखने लगी। तभी उसके सामने एक हरी भरी पत्तियों और फूलों से बना खूबसूरत सा बिस्तर आ गया। उस खूबसूरत बिस्तर को देख कीर्ति की आंखों में हैरानी के साथ खुशी के भाव आ गया। ये बिस्तर बुलू उसके लिए बनाया, वह भी अपने फूलों और पत्तियों को मिलाकर कर। कुल्लू ये खूबसूरत बिस्तर हमारी परी के लिए। कुल्लू के बोलने पर कीर्ति मुस्कुराते हुए आराम से उस बिस्तर पर बैठ गई। इस बीच टोटो को कमांड देकर अपना प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन कर दी। अगर कोई जीव कीर्ति के 1000 मीटर के रेंज में आया तो टोटो उसको अलर्ट कर देगा। कीर्ति के बैठने के बाद बुलू और कुल्लू उसको कल्कि जंगल के बारे में बताने लगे। मायावी जंगल, काली गुफा। दत्या गुरु और उनके साथ बैठा आदमी काले कपड़े पहने पूजा करते हुए हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। उस गुफा में तेग मंत्र की आवाज गूंज रहा था। अचानक हवन कुंड का आग कम होने लगा। ये देख दत्या गुरु की आंखें गुस्से में लाल हो गया। वो किसी जानवर के जैसे दहाड़ते हुए बोला, नन ही ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी इतने बरसों की मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता। उनके पास बैठा आदमी जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी, उसके एक्सप्रेशन डार्क और खतरनाक हो गया। वह आदमी हवन कुंड की ओर देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोला, दत्या गुरु हमें कालके को बुलाना चाहिए, अब वही उन लोगों को रोक सकता है, नहीं तो उनके लिए समस्या हो जाएगा। उस आदमी की बात सुन दत्या गुरु सीरियस आवाज में बोले, तुम अच्छे से जानते हो हम अभी उसे नहीं बुला सकते हैं, वो उनके जगने पर ही आएगा। वो आदमी बोला, तो अभी आगे हम क्या करेंगे? अगर उन्हें रोका नहीं गया तो हमारे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगा। दत्या गुरु बोले, हम ऐसा कभी नहीं होने नहीं देंगे। बोल कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अलगे ही पल वहां पक्षी के जैसे दिखने वाला खतरनाक राक्षस प्रकट हुआ। वो दत्या गुरु के आगे अपना सिर झुकाकर बोला, दत्या गुरु आपने हमें याद किया। उस राक्षस को देख दत्या गुरु बोले, दानव पक्षी गुरु अब समय आ गया है, आपका इस युद्ध में योगदान देने का हम चाहते हैं। आप वहां जाकर उस यज्ञ को किसी भी हाल में पूरा होने से रोको। कुरु अपनी डरावनी आवाज में बोला, दत्या गुरु हम अपनी जान देकर भी उस यज्ञ को रोकेंगे। बोल वहां से चील बन उड़कर निकल गया। उसके जाने के बाद दत्या गुरु अपनी पूजा करने लगे। आश्रम यज्ञ शुरू हुए 1 दिन हो गया था। इस वक्त विक्रम, अभिषेक, आर्यन और प्रतीक्ष आंखें बंद किए अपने ध्यान में बैठे थे। इस वक्त उनके चेहरे पर एक अलग ही तेग था। वही हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जी कल से आश्रम में उनके थोड़ी दूर पर बैठे अपनी चारों ओर देख रहे थे। वो दोनों किसी भी हालत में पूजा रुकने नहीं दे सकते थे। इस वक्त सुबह के 7 बज रहा था। अचानक मौसम बदलने, साफ आसमान में काले बादल छाने लगे। इसी के साथ वहां तेज हवाएं चलने लगा। मौसम खराब होता देख हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जेट के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गया। वो दोनों अपनी जगह से उठकर महागुरु के पास आए जो उनके थोड़ी दूर पर अपनी साधना में बैठे थे। अचानक आश्रम के ऊपर आकाश में कुछ जंगली दानवी पक्षी हमला कर दिए। उनके साथ कुछ काली शक्तियां आश्रम के अंदर आने की कोशिश करने लगा। हर्षवर्धन और चंद्रकांत को अपने पास खड़े परेशान होता देख महागुरु अपनी आंखें खोल ऊपर की ओर देखने लगे। इसी के साथ उनके चेहरे पर मुस्कान आ गया। उन काली शक्तियों को देख हर्षवर्धन जी थोड़े परेशानी भरे लहजे में बोले, महागुरु अब हमें क्या करना होगा? ये सब तो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अभी इन्हें नहीं रोका गया तो हमारे लिए मुसीबत हो सकता है। महागुरु अपनी शांत आवाज में बोले, ये सब इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें आगे के लिए सावधान रहना होगा। फिर महागुरु उन दोनों से कुछ बोले जिसे सुन चंद्रकांत जी बोले, हम अभी उन लोगों को बुलाते हैं, कुछ भी हो जाए हम किसी को भी आश्रम के अंदर आने नहीं देंगे। बोल दोनों वहां से निकल गए। वही कुरु अपने साथियों के साथ काफी देर तक आश्रम के अंदर जाने की कोशिश करते रहा, लेकिन वह अंदर जा नहीं पाया। तभी उसका एक साथी बोला, हम अपनी पूरी काली शक्तियों का प्रयोग करके भी इस पवित्र कवच को तोड़ नहीं सकते हैं, हमें कुछ और करना होगा। अपने साथी की बात सुन कुरु शैतान के जैसे हंसते हुए बोला, हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोई और तो जा सकता है ना? फिर अपने साथियों से बोला, निकालो यहां से। फिर सब एक साथ उड़ गए। हिमालय पर्वत के ऊंची चोटों पर बर्फ से घिरे एक गुफा के अंदर ऋषि महर्षि और ऋषि वशिष्ठ महादेव की आराधना में लीन होकर महायज्ञ के हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। पर्वत के उस चोटी पर शीतल हवाओं के बीच उन दोनों के मंत्रों की आवाज मधुर संगीत के जैसे गूंज रही थी। इस पवित्र ध्वनि के कारण हिमालय के साथ उसके आस पास की जगह में भी एक दिव्य ऊर्जा फैलाने लगा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, दोनों ऋषियों के ओठों पर मुस्कान और चेहरे पर तेज आने लगा।
तभी वहां एक सुनहरे रंग की चिड़िया आकर ऋषि महर्षि के कंधे बैठ उनसे कुछ बोलने लगा। थोड़ी देर बाद वह उड़कर चली गई। उस चिड़िया की बात सुन दोनों ऋषियों के आंखों में चमक आ गया। ऋषि महर्षि हल्की मुस्कान के साथ बोले, उन्होंने अपना पहला पर्वा पार कर लिया है और दूसरे पर्वा के काफी निकट है। वो अपने कार्य में जल्द ही सफल होंगी। ऋषि वशिष्ठ बोले, बहुत जल्द उनका अपने असली अस्तित्व से सामान होगा। धरती पर लड़ाई लड़ने से पहले उन्हें बहुत सी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़नी होंगी। कितने ही लोग वर्षों से उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, अब उनको अपने इंतजार का फल मिलेगा। ऋषि महर्षि बोले, ईश्वर उन्हें आगे की लड़ाई लड़ने की शक्ति प्रदान करें। फिर दोनों अपनी पूजा करने लगे। कौलाज ऋषि, कियान, शेखर, सिया और चाहत अपनी क्लास खत्म होने पर उदास मन से कैंटीन में बैठे थे। वो सब कीर्ति को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। कुछ ही दिन में कीर्ति उन सब की जान बन गई। ऋषि अपना सिर टेबल पर रख बोला, यार एंगल के कॉलेज नहीं आने पर सब कितना खाली खाली लग रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं भागकर उसके पास चला जाऊं। चाहता उदास होकर बोली, तुम सही बोल रहे हो एंगल हमसे कुछ दिन पहले मिली है और उसके गए 2 दिन हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो हमसे सालों से दूर है। ऋषि, उसके बिना सब खाली और बेरंग लग रहा है। फिर वो कियान से बोला, कियान तुम तो जानते होगे एंगल कहाँ है, चलो ना उससे मिलकर आते हैं। तभी वहां कृतिका, वीर और अर्पित आए। ऋषि की बात सुन अर्पित बोला, हम चाहकर भी प्रिंसेस के पास नहीं जा सकते हैं, वो हमसे बहुत दूर गई है, हमें उसके आने का इंतजार करना होगा। अर्पित की बात सुन सबके चेहरे पर और ज्यादा उदासी आ गया। वहीं दूसरी तरफ आरुण अपने फोन देखते हुए डीन ऑफिस से बाहर निकल कैंटीन की ओर जाने लगा। अचानक सामने से आ रही लड़की से टकरा गया। वो लड़की गिरता उससे पहले आरुण उसको कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया। वही गिरने के डर से वह लड़की अपनी आंखें बंद कर आरुण के शर्ट को कस के पकड़ ली। आरुण खोए हुए अंदाज में उस लड़की के मासूम और डरे हुए चेहरे को निहारे लगा। आज पहली बार किसी लड़की को देख उसके दिल में हलचल हुआ। जब उस लड़की को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो वह अपनी आंखें खोल सामने देखी तो बस आरुण के हैंडसम फेस को देखते ही रह गई। दोनों एक दूसरे के आंखों में डूबने लगे। दुनिया जहां से बेखबर तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुन दोनों एक दूसरे से अगल हो इधर उधर देखने लगे। वो लड़की नीचे गिरे फाइल को उठा अपनी प्यारी आवाज में आरुण से बोली, सॉरी एंड थैंक यू मुझे बचाने के लिए। उस लड़की की प्यारी आवाज सुन आरुण उसको देखता ही रह रहा। वो लड़की दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी काली आंखें और गालों पर पड़ता डिंपल उसको सबसे खास बना रहा था। वो इस वक्त एक लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी। आरुण उस लड़की को देख रहा था तभी उसका फोन बजा। वह अपना सिर हाँ में हिला कॉल रिसीव कर आगे बढ़ गया। वहीं उस लड़की को आरुण का बिहेवियर अजीब लगा, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर कर डीन के ऑफिस में चली गई। आरुण कैंटीन में आकर वीर और अर्पित से बोला, चलो निकलते हैं, तो वह दोनों सबको बाय बोल आरुण के साथ कॉलेज से निकल गए। आर्यन और विक्रम जेड के ऑफिस में नहीं आने के कारण रजावत इंडस्ट्री अर्पित और आरुण संभाल रहे थे। उनकी रेहान और कबीर कर देते। वही राठौर इंडस्ट्री वीर, कार्तिक और अरविंद जी मिलकर संभाल रहे थे। उनके भी अभिषेक जी और प्रतीक्ष के बिना काम करने में परेशानी हो रहा था, लेकिन सब मिलकर संभाल रहे थे। कल की जंगल, कीर्ति, कुल्लू और बुलू में अब तक काफी अच्छी दोस्ती हो गया था। कीर्ति को काफी कुछ इस जंगल के बारे में पता चल चुका था। पहले कीर्ति को लग रहा था इस जंगल में सिर्फ दानव और राक्षस रहते हैं, लेकिन उसको अब पता चला इस जंगल के कई तरह के जीव रहते हैं जिनका धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है। कुल्लू और बुलू को कीर्ति इंसानी दुनिया के बारे में काफी कुछ बताई, साथ में टोटो के हेल्प से कुछ पिक्चर और वीडियो भी दिखाए। तीनों एक साथ काफी ज्यादा खुश थे। बुलू कीर्ति से बोला, परी चलो हम तुम्हें अपने घर लेकर चलते हैं। कीर्ति कंफ्यूजन से बोली, आप लोग का यहाँ घर भी है? कुल्लू, तो आपको क्या लगता है, हम ऐसे भी जंगल में रहते हैं? हमारा बहुत सुंदर कबीला है जहाँ हमारा परिवार रहता है। थोड़ी देर बाद कीर्ति बुलू और कुल्लू से साथ जंगल के दूसरी तरफ खड़ी थी और उस जगह को देख कीर्ति के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उनको ऐसा लगा जैसे वह इस जंगल में ना होकर किसी और दुनिया में आ गई हो। उनके सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। बुलू के आवाज लगाने पर उसको होश आया। बुलू खुश होकर बोला, परी आपको हमारा कबीला कैसा लगा? ये हमारी दुनिया और कल की जंगल की सबसे खूबसूरत जगह है, जहां हम हमारे परिवार और साथियों के साथ रहते हैं। कीर्ति के सामने पहाड़, जंगल और झरने के बीच बना एक खूबसूरत हरा भरा कबीला था। उस कबीला के चारों तरफ खूबसूरत फूल और पौधे लगा था। वहां के कुछ घर पत्थर के तो कुछ लकड़ी और मिट्टी के बने थे। कुछ बड़े बड़े पेड़ों पर ट्री हाउस बना था। वहां का नजारा किसी जन्नत के जैसा था।
सबसे खास वहां के चलने और बोलने वाले पैड, बोलने वाले जानवर के साथ कई तरह के मानव पशु जो एक साथ खुशी खुशी रह रहे थे। उन सब में दोस्ती और भाईचारा था। सबको एक साथ इतना खुश देख कीर्ति के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। बुलू सबको आवाज लगते हुए बोला, देखो देखो मैं किसे लेकर आया हूँ, हमारे घर में एक नई मेहनत आई है। बुलू के चिल्लने और सब उसके पास आ गए। वही एक बूढ़ा चलने वाला पैड बुलू से बोला, तुम किसे लेकर आए हो? उस पैड के बोलने पर बुलू बोला, बाबा मैं अभी आप लोग को अपनी नई दोस्त से मिलवाता हूँ। बोल कीर्ति के सामने से हट गए। वही एक इंसान को अपने सामने देख सबके भाव बदल गया। किसी के चेहरे पर हैरानी तो किसी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गया। तभी एक सिंह मानव पशु जो मानव पशु के राजा थे वह बुलू से बोला, वट राजकुमार यह कौन है और हमारे कबीला में क्या कर रही है? सिंह मानव पशु की बात सुन बुलू सबको कीर्ति के बारे में बताया दिया। कीर्ति उन दोनों को यही बताई कि वह इस जंगल में फंस गई है। बुलू के बोलने पर सब कीर्ति के हेल्प के लिए तैयार हो गए। अभी आगे कोई कुछ बोलता उससे पहले उन सबको अजीब आवाज सुनाई देने लगा, जिससे सुन वहां मौजूद सभी जीव के साथ वट के चेहरे पर डर के भाव आ गया जो कीर्ति भी देख सकती थी। सिंह मानव पशु सबसे बोले, सब अपने घर में जाओ और अपने बच्चों को भी ले जाओ, वो लोग आ रहे हैं। उसकी बात सुन सब वहां से भागने लगे। वट राजा कीर्ति से बोले, आप हमारे साथ चलिए, अगर उसकी नजर आप पर पड़ी तो वह आपको मार देंगे। उनकी बात समझ कीर्ति उसके साथ जाकर एक बड़े से पैड पर बने ट्री हाउस के अंदर छुपकर नीचे की ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद कबीला में 3 भयानक दिखने वाले राक्षस आए। वो तीनों देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग थे। वो अपनी चारों तरफ देख जोर जोर से दहाड़ने लगे। उनकी आवाज से पूरा कबीला कौंप उठा। सारे जीव डर के मारे अपने अपने घर में बंद हो गए। वो तीनों अभी चिल्ला रहे थे तभी उनका ध्यान 2 छोटे मानव पशु के बच्चे पर गया। उनको देख तीनों राक्षसों के आंखों में चमक और चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। एक राक्षस अपना हाथ लंबा कर उन दोनों को अपने सामने लाकर पटक दिया। अपने सामने भयानक राक्षस को देख दोनों बच्चे डर से रोने लगे। वही वो तीनों हंसने लगे। ये सब देख कीर्ति के आंखों में खून उतर आया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसकी पकड़ अपनी तलवार पर कस गई। एक राक्षस अपने लंबे हाथों से एक बच्चे को पकड़ जैसे ही खाने को हुआ, अचानक उसके हाथ शरीर से अलग होकर जमीन पर गिरा। इसी के साथ उस राक्षस की दर्द भरी आवाज वहां गूंज उठा। अपने सामने 3 खतरनाक राक्षसों को देख दोनों बच्चे डर और नीचे गिरने के दर्द से जोर जोर से रोने लगे। उनकी रोने की आवाज कबीला के लोग भी सुन रहे थे लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। वही उनको रोता देख तीनों राक्षस खतरनाक तरीके से हंसने लगा। उनके हंसने की आवाज वहां के वादियों में गूंजने लगा। पहला राक्षस अपने साथियों से बोला, आज कितने दिनों बाद हमें इन बच्चों का ताजा और मीठा मांस खाने को मिलेगा। दूसरा राक्षस बोला, तुम सही बोल रहे हो, जब ये दोनों मानव पशु के बच्चे देखने में इतने टेस्टी हैं तो खाने में कैसे होंगे। अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा, चलो शुरू करते हैं। दूसरे राक्षस की बात सुन पहला राक्षस अपने लंबे हाथ से एक बच्चा को ऊपर उठा अपने मुंह पास लाया। वही वो बच्चा अपना हाथ पैर मार रोते हुए चिल्लाने लगा। वो राक्षस बच्चे से बोला, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, हम तुम्हें तुरंत खा लेंगे। बोल हंसने लगा। राक्षस अपना मुंह खोल जैसे ही उस बच्चे को खाने को हुआ, अचानक उसका हाथ उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिरा। इसी के साथ उस राक्षस की भयानक दर्दनाक चीख वहां गूंज गई। अपने साथी की आवाज सुन बाकी के 2 राक्षस हैरानी से अपने साथी को देखने लगे, लेकिन जिसे ही दोनों सामने खड़ी छोटी लड़की को देख उनके हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कीर्ति अपनी लाल आंखों से उनको घूरते हाथ में तलवार लिए इस वक्त मां चंडी का अवतार लग रही थी। कीर्ति का ये रूप देख तीनों राक्षस उससे 4 कदम पीछे हट गए। कीर्ति उन दोनों बच्चों को उठाकर अपने पीछे खड़े कुल्लू और बुलू को देकर अपने सामने दिखने लगी। कुल्लू और बुलू दोनों बच्चे को अपने पतियों और तने में अच्छे से छिपा लिए। अपने सामने इंसानी लड़की को देख दूसरा राक्षस अपनी खतरनाक आवाज में बोला, हम कौन, तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथी को चोट पहुंचने की। कीर्ति गुस्से में अपनी लाल आंखों से तीनों को घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए उन बच्चों को चोट पहुंचने की। लगता है तुम लोग को अपकी जान से कोई लगाव नहीं है। कीर्ति की बात सुन तीनों राक्षस गुस्से में पागल होने लगे। जिस राक्षस का हाथ कटा था वो कीर्ति से बोला, तुम जो कोई हो यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर अपने दोनों साथियों से बोला, हमसे कभी कोई इंसान का शिकार नहीं किया है, चलो आज इंसान का शिकार करते हैं। इस बात कर उसके दोनों साथी हंसने लगे। फिर अचानक तीनों एक साथ कीर्ति पर हमला कर दिए। कीर्ति भी अपनी तलवार से उन पर हमला कर दी।
थोड़ी देर बाद दो राक्षस का सिर उनके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिरा, जिसे देख तीसरे राक्षस के आंखों में खौफ दिखने लगा। वह वहां से तुरंत भाग गया। उस राक्षस के भागते ही वहां पड़े दोनों राक्षसों का शरीर काला धुआं बनकर उड़ गया। उन राक्षसों में जाने के बाद कुल्लू और बुल्लू दोनों बच्चे को नीचे उतारे। बच्चे अभी भी काफी डरे थे। कीर्ति उन दोनों को अपने गले लगा अपनी प्यारी आवाज में बोली, बच्चा अब आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप सुरक्षित है, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। थोड़ी देर बाद उनके पास कबीला के बाकी लोग आ गए। एक औरत दौड़ते हुए वहां आई और उन दोनों बच्चों को अपने गले लगा रोने लगी। वह रोते हुए बोली, मेरे बच्चे अपनी माँ को माफ कर दो, हम आपको बच्चा नहीं दे पाए। अगर हमारा आप पर ध्यान होता तो आपकी यह हालत नहीं होती। फिर वह औरत उनसे अलग हो कीर्ति के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ कर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए हम आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। उस औरत की बात सुन कीर्ति उनके हाथ पर अपने हाथ रख शांत आवाज में बोली, हमने जो किया वो हमारा फर्ज था, इनमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचिए। फिर बच्चों को देख बोली, अब आप इन बच्चों को घर लेकर जाए, दोनों काफी ज्यादा डरे हैं, इनको आराम की जरूरत है। कीर्ति की बात सुन वो औरत अपने बच्चे को लेकर वहां से चले गए। उस औरत के जाने के बाद सिंहराज के इशारा करने पर बाकी लोग भी चले गए। अब वहां सिंहराज, वटराज, कीर्ति, कुल्लू और बुल्लू बचे। उनके जाने के बाद सिंहराज कीर्ति से परेशानी भरे लहजे में बोली, ये आपने क्या किया, अब उनको आपके यहाँ होने का पता चल गया है, अब वह आपको छोड़ेंगे नहीं। कीर्ति कंफ्यूजन से बोली, किनको हमारे यहाँ होने का पता चल गया है, और यह राक्षस कौन थे, आप इन लोग से इतना डर क्यों रहे थे? कीर्ति के सवाल पूछने पर सिंहराज और वटराज एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ बोलते उससे पहले उनको एक अजीब आवाज सुनाई दिया। उस आवाज को सुन सब उस दिशा में देखने लगे। वह आवाज उस झरने के पीछे से आया था। उस जगह पर सबका जाना मना था, वहां सिर्फ वटराज और दूसरा सिंहराज ही जाते थे। कीर्ति आवाज आने वाली दिशा की ओर देखते हुए बोली, यह आवाज कैसी थी? वटराज कीर्ति से अपनी गंभीर आवाज में बोले, उस आवाज के बारे में जानने से पहले आपको इस कल्कि वन के बारे में जानना होगा, आप लोग हमारे साथ चाहिए। वटराज के साथ कीर्ति, कुल्लू, बुल्लू और सिंहराज एक पत्थर से बने घर में आए। सब आकर वहां बैठे गए। वटराज कीर्ति को देखकर बोलना शुरू किए, ये कहानी आज से हजारों वर्ष पहले की है। उस वक्त कल्कि जंगल नहीं कल्कि वन हुआ करता था, जहां दूर दूर तक अंधेरा या काली शक्तियों का नामो निशान नहीं है। उस समय इन वन की सुंदरता अद्वितीय थी। सूरज चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेरती, हर तरह हरियाली थी। यहाँ जीव, दानव, आदि मनुष्य, मानव, पशु, वट समुदाय और कितने तरह की प्रजातियां खुशी खुशी रहती थी। और इन सबके राजा महाराज महेंद्र थे। वो सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते। उनके लिए कल्कि राज्य उनकी दुनिया थी। महाराज महेंद्र के राज्य में चारों तरफ सिर्फ खुशियां था। वो एक दयालु और अच्छे स्वभाव के इंसान थे। सारे जीव एक साथ रहते हैं। वो हर तरह के जीव का दिल से अपने राज्य में स्वागत करते। वो अपने प्रजा के खुशियां में हमेशा अपनी खुशियां ढूंढ देते। उनको आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं हुआ। एक दिन कल्कि वन के राज्य ज्योतिषी महाराज महेंद्र से मिलने आए। उनके आंखों में परेशानी के साथ डर के भाव थे। कई सालों बाद राज्य ज्योतिषी को महल में देख महेंद्र के भाव भी बदल गया, लेकिन फिर भी वो उनका स्वागत अच्छे से किए। महेंद्र बोले, राज्य ज्योतिषी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? ज्योतिषी महेंद्र से बोले, महाराज परेशानी वाली बात है, कल्कि वन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उससे बचाना लगभग हमारा मुश्किल होने वाला है। संकट की बात सुन महाराज भी परेशान हो गए। वो बोले, कैसा संकट आने वाला है हमारे राज्य पर? राज्य ज्योतिषी बोले, इस बारे में हमें भी ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इतना पता है खतरा काफी बड़ा है, और अगर एक बार वो यहाँ आ गया तो कल्कि वन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। महाराज, हम ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे। फिर उनसे बोले, आपके पास उस खतरे को पहचाने और उससे बचने का कोई उपाय है? महाराज की बात सुन राज्य ज्योतिषी उनको एक अंगूठी देते हुए बोले, जब वो खतरा आपके सामने आएगा तो इस अंगूठी से रोशनी निकलेगा। याद रहे, आपको उस खतरे को किसी ही हाल में रोकना होगा, नहीं तो कल्कि हजारों वर्षों तक अंधेरे में गुम हो जाएगा। यहाँ से प्रेम, मानवता और शांति का खत्मा हो जाएगा। यहाँ सिर्फ काली शक्तियों का वास होगा। फिर वो महाराज को कुछ बातें समझकर महल से निकल गए। महाराज महल और कल्कि वन की सुरक्षा बढ़ा दिए। वही कल्कि वन के दूसरी छोर पर एक आदमी पूरे सारे वस्त्र धारण किए एक काली नदी के बीच ध्यान से बैठा था। उसके आस पास कई काली शक्तियां घूम रही थी। यह आदमी सालों से तप कर रहा था। इसके पास असीम काली शक्तियां थी।
कल्कि वन। दूसरी तरह कल्कि वन खुशियों से कोसों दूर अंधेरी जंगल, वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काली शक्तियों का वास था। उसी जंगल के बीच बने एक काले तालाब के बीचों बीच एक आदमी अपने ध्यान में बैठा था। उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने थे। उसके आस पास कुछ काली परछाई घूम रही थी। सालों बाद अचानक उस तालाब में पानी में हलचल होने लगा, जिससे उस आदमी की आंखें खुल गई। उस आदमी के सामने एक लंबी काली परछाई आया। उस काली परछाई को अपने सामने देख वह आदमी खुश होकर अपना सिर झुका उसे प्रणाम किया। वह काली परछाई अपनी भारी आवाज में उस आदमी से बोला, साकन्या, हम तुमसे खुश हुए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सालों बाद हमें बुलाने का क्या कारण है? साकन्या उस परछाई से बोला, काल देव, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस बनाना चाहता हूँ। मेरे पास असीम काली शक्तियाँ हैं, फिर भी मुझे कुछ खाली सा लगता है। ऐसा लगता है जिसे कोई इस दुनिया में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। मेरी आपसे अनुरोध है, कृपया आप मुझे आगे का मार्ग दिखाए। काल देव, साकन्या, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसमें कोई शक नहीं है। तुम एक शक्तिशाली राक्षस हो, लेकिन ये भी सच है हमारी दुनिया में तुमसे शक्तिशाली कुछ और भी है। इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे पाने के बाद तुम्हारे कदमों में शैतान और भगवान दोनों झुकेंगे। काल देव की बात सुन साकन्या की आंखों में शैतानी चमक आ गया। बोला, वह कौन सी चीज है जिसे पाने के बाद सबसे शक्तिशाली बन सकता हूँ, और वह कहाँ मिलेगा? काल देव, यहाँ से मिलो दूर एक कल्कि वन है, वहां पर कई तरह के जीव, दानव और प्रजातियां रखते हैं जिनके अंदर अच्छाई और इंसानियत है। वह जगह सकारात्मक शक्तियों का स्रोत है। उसी जगह पर एक दिव्या ज्योति है जिसमें असीम पवित्र शक्तियां हैं। उस ज्योति को कोई भी छू सकता है, क्योंकि उस वन में इंसान और दानव दोनों रहते हैं। अगर तुम उस दिव्या ज्योति गए तो वहां से तुम असीम शक्तियां पा सकते हो। काल देव की पूरी बात सुन साकन्या की आंखों में खतरनाक चमक आ गया। वो खतरनाक तरीके से बोला, मैं जल्द ही उस दिव्या ज्योति को खुद में समाहित कर इस संसार का सबसे शक्तिशाली राक्षस बनूंगा। आप हमें आशीर्वाद दे। काल देव, तुम अपने कार्य में विजय हो, लेकिन याद रहे तुम्हें आने वाले 1000 वर्ष से पहले उस दिव्या ज्योति को ढूंढना होगा, नहीं तो उसकी असली वारिस आएगी और उसके हाथों तुम्हारा अंत होना होगा। बोल वह परछाई चला गया। काल देव की बात सुन साकन्या हंसते हुए बोला, इस संसार में कोई नहीं जो साकन्या को मार सके। मैं उस ज्योति को पाकर इस संसार का सबसे शक्तिशाली राक्षस बनूंगा। बोल वह एक साधु का रूप धारण कर कल्कि वन की ओर निकल गया। उसके साथ उसकी काली सेना भी चलने लगी। वहीं दूसरी तरफ कल्कि वन में आज सुबह से मौसम काफी ज्यादा खराब था। आज से पहले यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ भयंकर होने वाला हो। कल्कि वन के महाराज महेंद्र, जिनके पास दानवी और मानव पशु दोनों की शक्तियां थी, वो अपने कमरे के खिड़की पर खड़े सामने बदलते मौसम को देख ही रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर नॉक कर एक सैनिक अंदर आ सिर झुका बोला, महाराज, कोई आपसे मिलना चाहते हैं, वो योज वन से आए हैं। योज वन का नाम सुन महाराज उस सैनिक के पास आकर बोले, उनको आदर पूर्वक यहाँ लाया जाए। महाराज के आदेश मिलने पर वो सैनिक वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वहां एक सफेद कपड़े पहने इस वन के राज्य गुरु आए। उनके चेहरे पर परेशानी वाले भाव थे। उनको आता देख महाराज उनको प्रणाम कर बैठने को बोलने, फिर खुद भी उनके साथ बैठकर बोलने, राज्य गुरु, आप इतने परेशान क्यों हैं, और यहाँ ऐसे अचानक आने के कारण क्या है? राज्य पंडित, परेशानी वाली बात है, हम यहाँ राज्य ज्योतिषी का संदेश लेकर आए हैं। हमारे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट का नाम सुन महाराज परेशान होकर बोले, कैसा संकट आने वाला है? राज्य पंडित अपने हाथ में लिए एक पत्र महाराज को दे दिया। महाराज उस पत्र को खोल पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, महाराज, आपको हमारा प्रणाम। आपको पता चल गया होगा कल्कि वन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उनके पास काली शक्तियां होंगी। अगर आप राज्य को उनसे बचा नहीं पाए, आगे चलकर कल्कि वन के प्रजातियों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। इसलिए वन में किसी की नए इंसान को आने नहीं दिया जाए। उस पत्र को पढ़ महाराज परेशान हो गए। थोड़ी देर राज्य पंडित कर वो अपने दरबार की ओर बढ़ गए। वहां पहले से सारे मंत्री आए थे। महाराज अपने दरबार में आकर सबसे बोले, वन की सुरक्षा बढ़ा दिया जाए। कोई अनजान इंसान हमारे राज्य के अंदर नहीं आना चाहिए। हम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। महाराज की बात सुन वहां खड़े सारे लोग डर गए। कोई कुछ करता उससे पहले वहां 10 काले कपड़े पहने खतरनाक राक्षस आ गए। वो सब लोगों को मारने लगे, साथ ही हंसने लगे। उन सबके बीच से आगे आकर साकन्या बोला, महाराज, अब सुरक्षा बढ़ाने से क्या होगा? संकट तो आपके घर आ गया। बोल हंसने लगा। महाराज साकन्या की बात सुन गुस्से में अपने सैनिकों से बोले, इन सबको बंदी बना लिया जाए। अपनी राजा की बात सुन सैनिक उसको पकड़ने लगे, लेकिन वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर सबको मारने लगा।
थोड़ी देर बाद वहां लड़ाई शुरू हो गया। चारों तरह राक्षसों का प्रकोप छा गया। वो अपने असली रूप में आकर मासूमों को मारने लगे। साकन्या की काली सेना वन के पशुओं और जीवों को मरने लगे। लोग डर कर भागने लगे। अपनी प्रजा को बेरहमी से मरता देख महाराज महेंद्र समझ गए ये सब मायावी राक्षस है। उनके आंखों में आंसू आ गया। कुछ देर में पूरे कल्की वन पर साकन्या का राज हो गया। चारों तरह काली शक्तियां फैल गई। जिस कल्की वन में कुछ देर पहले चारों तरफ खुशियां था वही इस वक्त अंधेरा और खौफ छा गया। सूर्य की रोशनी आना बंद हो गया। हवाओं में बदलाव आने लगा। कल्की में रहने वाले दवान और मानव पशु को साकन्या अपने कैद में ले लिया। वन के दवान को अपने कैद में लेकर उनकी दानवी शक्तियों को जगाने लगा। धीरे धीरे कल्की वन की सकारात्मक शक्तियां को साकन्या अपने अंदर लेने लगा और कल्की वन वीरान होकर कल्की जंगल बन गया। इस जंगल में काली शक्तियां और राक्षसों का राज्य चलने लगा। समय बीतने लगा लेकिन साकन्या के लाख कोशिश करने के बाद भी वह उस दिव्या ज्योति को पा नहीं सका। आज भी उसको उसकी तलाश है। ये सब बताते हुए वटराज और सिंहराज के आंखों में आंसू आ गया। कीर्ति, कुल्लू और बुल्लू के आंखों में भी आंसू आ गया। सारी बात सुन कीर्ति बोली, क्या महाराज महेंद्र की मौत हो गई? वटराज, नहीं, साकन्या उनको अपने कैद में रखा है। वो आज तक उस दिव्या ज्योति को ढूंढ रहा है जो उसे अभी तक नहीं मिला है। उसको लगता है महाराज को उसको बारे में पता है लेकिन वह बता नहीं रहे हैं, इसलिए वह 1000 वर्षों से उनको अपने कैद में किए उनके सामने उसकी जान से प्यारी प्रजा को मार रहा है। ये सब देख महाराज अंदर से टूट रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। हमें उनके आने का इंतजार है जिनके बारे में राज्य पंडित ने बताया था। कल्की वन और उनके दर्द को जान कीर्ति की आंखों में आंसू आ गया। इसी के साथ कुल्लू और बुल्लू की आंखें भी नम हो गई। उन दोनों को ये पता था इस वन पर राक्षसों का राज्य है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई इसका पता उन दोनों को नहीं था। कीर्ति अपने आंखों के नमी साफ कर सिंह और वनराज से बोली, उन राक्षसों को खत्म कर इस वन को आजाद करवाने का कोई रास्ता तो होगा। कीर्ति की बात सुन सिंहराज और वटराज एक दूसरे को देखने लगे। उनको राज्य गुरु और अपने पूर्वजों की बातें याद आने लगी। वहां कोई कुछ बोलता उससे पहले सफेद वस्त्र पहने एक आदमी उस कुटिया में आए। उनको देख बुल्लू, कुल्लू, वटराज और सिंहराज अपना सिर झुका हाथ जो प्रणाम किए। कीर्ति भी सबके साथ उनको प्रणाम कर उनको ध्यान से देखने लगी। उस आदमी के चेहरे पर आते तेग को देख कीर्ति समझ गई यह कोई साधारण इंसान नहीं है। सिंहराज उस आदमी से बोले, राज्य गुरु, आप यहाँ अगर आपको हमसे कुछ काम था तो हमें बुला लेते। सिंहराज की बात सुन राज्य गुरु मुस्कुराते हुए कीर्ति को देखने लगे। अचानक उनके आंखों में हैरानी के साथ ओठों पर गहरी मुस्कान आया। कीर्ति को समझ नहीं आया राज्य गुरु उसको देख मुस्कुरा क्यों रहे हैं, लेकिन कारण समझ नहीं पाई। वो कन्फ्यूजन से उनको देखने लगी। राज्य गुरु अपनी शांत आवाज में बोले, हजारों वर्ष बाद हमारे घर में फरिश्ते का आगमन हुआ है तो उनके स्वागत के लिए हम कैसे नहीं आते। आज हमारे हजारों वर्षों के इंतजार सफल हुआ। फिर कीर्ति से बोले, आपका सफर कैसा रहा? हमें आपका इंतजार था। राज्य गुरु की बातें किसी को समझ नहीं आई। कीर्ति उनसे कंफ्यूजन से बोले, हमारा सफर अच्छा रहा लेकिन हमें आपकी बातें समझ नहीं आई। आपको हमारा इंतजार क्यों था? कीर्ति के सवाल को सुन राज्य गुरु हल्की मुस्कान लिए बोले, आपका इंतजार सिर्फ हमें ही नहीं समस्त मानव और जीव जाति को था। आपके सवालों का जवाब जल्द ही मिलेगा लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। कीर्ति को सब कुछ जानना था इसलिए वह मान गई। थोड़ी देर बाद कीर्ति राज्य गुरु के साथ पहाड़ी के पीछे बने झरने के पास आई। वहां महादेव का एक बहुत खूबसूरत मंदिर बना था। कीर्ति गुरु जेड के साथ उस मंदिर में पूजा कर महादेव की आरती करने लगी। कीर्ति की आवाज वहां के वादियों में गूंजने लगा। आरती खत्म होने के बाद गुरु कीर्ति से बोले, यहाँ से ज्ञान वन शुरू होता है, इसके आगे आपको अकेले जाना होना। कीर्ति उनकी बात समझ हाँ में सिर हिला। उनका आशीर्वाद लेकर आगे उस झरने के नजदीक जाने लगी। उस झरने को पार कर कीर्ति एक नई जगह पर आ गई। उस जगह को देख कीर्ति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। ये जगह कल्की वन से बिल्कुल उल्टा था। यहाँ चारों तरफ हरियाली और पशु पक्षी चारों तरफ घूम रहे थे। कीर्ति वहां के सुंदरता में खो सी गई। तभी उसके पास एक छोटा खरगोश आया। उस खरगोश को देख कीर्ति उसके सामने घुटने के बल बैठ जैसे ही उसको छूने को हुई वो खरगोश आगे भागने लगा। कीर्ति भी उसके पीछे खिलखिलाते हुए भागने लगी। वो थोड़ी दूर ही आई थी। अचानक कीर्ति एक आदमी की शांत मगर मीठी आवाज सुनाई दी। वो आदमी बोला, आपने बहुत इंतजार करवाया। इस आवाज को सुन कीर्ति सामने देखने लगी जहां एक संत नीले कपड़े पहने आंखें बंद किए अपने ध्यान की मुद्रा में बैठे थे।
आश्रम। आज महायज्ञ को शुरू हुए 4 दिन हो गया था। इस वक्त पूरे आश्रम में पढ़ित जेड के मंत्रों की आवाज और हवन कुंड की अग्नि वहां के वातावरण को शुद्ध के साथ चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैली रही थी, जो वहां के वादियों को खुशनुमा बना रही थी। वहीं आर्यन, प्रतीक्ष, अभिषेक और विक्रम के चारों तरफ लाल और सफेद रोशनी का घेरा बनाए था। उनके चेहरे पर तेज के साथ उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। दूसरी तरफ आश्रम के चारों तरफ ड्रैगन कमांडो, विक्रम को माफिया वर्ल्ड में ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, और ईगल ब्लैक कमांडो, ईगल के नाम से प्रतीक्ष को जाना जाता है, के गार्ड्स अपने हाथ में हथियार लिए खड़े थे। हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जी आश्रम के सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे थे। महागुरु के कहे अनुसार वो दोनों सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे। जब से महायज्ञ शुरू हुआ था, तब से यज्ञ रोकने के लिए 2 बार दानवों का आश्रम पर हमला हो गया था। महागुरु अपनी शक्तियों का उपयोग कर आश्रम की सुरक्षा कवच को मजबूत बना दिए, जिसके कारण कोई भी काली या दानवी शक्तियां अंदर नहीं आ सकती थी। चंद्रकांत जी और हर्षवर्धन जी चारों तरफ घूमकर ध्यान रख रहे थे। उनके चेहरे पर काफी ज्यादा गंभीर भाव थे। दरअसल 1 दिन पहले आश्रम पर हमला हुआ था। वो लोग खुद अंदर नहीं आ सकते थे, इसलिए दानव अक्ष अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर कुछ इंसान को अपने वश में कर आश्रम पर हमला करवा दिया। अक्ष किसी की कीमत पर महायज्ञ को रोकना चाहता था। आश्रम पर हमला होने पर ईगल और ड्रैगन कमांडो उनको खत्म कर दिए। कॉलेज फर्स्ट ईयर का क्लास। कियान, ऋषि, शेखर, चाहत और सिया अपने क्लास में बैठे पढ़ाई कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका क्लास खत्म हुआ। प्रोफेसर के जाते ही चाहत और ऋषि अपना सिर बेंच पर रख दिए। लगातार 4 क्लास कर उनका हालत खराब हो गया था। ऋषि अपनी थकी आवाज में बोली, मैंने सुना था कॉलेज में मस्ती होता है, इसलिए मैंने प्लान किया वहां जाकर खूब मस्ती करूंगा, लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। चाहत, यू आर राइट ब्रो, पता नहीं कौन बेवकूफ बोलता है कॉलेज में मस्ती होता है। मुझे वह मिल जाए तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। फिर चीड़ कर बोली, किस महापुरुष ने कॉलेज का निर्माण किया है, एक बार मिल जाए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर रोनी आवाज में बोली, इन टीचर्स को भी हम जैसे मासूम बच्चों पर थोड़ा भी तसर नहीं आता क्या? पढ़ाई के नाम पर कितना टॉर्चर करते हैं। कियान, शेखर और सिया अपना सिर हिला दिए। इनका ये डेली का था, कॉलेज खत्म होने के बाद ऐसा ही करते थे। सिया अपना बैग पैक कर सबसे बोली, लंच टाइम हो गया है, चलो कैंटीन में चलते हैं। ऋषि अपनी जगह से उठते हुए बोला, हाँ चलो चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पढ़ाई कर मैं बहुत थक गया। ऋषि की सुन सब हंसते हुए क्लास से निकल गए। कैंटीन में वीर, अरुण और अर्पित पहले से बैठे बात कर रहे थे। उनके चेहरे के भाव काफी सीरियस था। थोड़ी देर बाद उनके पास आकार, कियान और उसके दोस्त बैठ गए। वो सब अभी बात करते उससे पहले उसको किसी लड़की के चिल्लाने और थप्पड़ मारने की आवाज आई। कल्कि 1। कीर्ति उस खरगोश के पीछे हंसते हुए भाग रही थी। अचानक वहां के शांत माहौल में किसी इंसान की आवाज सुन कीर्ति सतर्क होकर अपनी पकड़ तलवार पर कस ली, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अपने से थोड़ी दूर पर बैठे एक संत महात्मा पर गया, उस महात्मा को देख कीर्ति खुद ब खुद शांत हो गई। पल भर में उसका अशांत मन पानी के भांति शांत हो गया। उस महात्मा से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा को कीर्ति महसूस कर रही थी। अपने सामने बैठे महात्मा को देख कीर्ति समझ गई, यह कोई साधारण ऋषि नहीं है। कीर्ति अपने दोनों हाथ जोड़ सिर झुका उनसे बोली, आपका ध्यान भंग करने के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम रास्ता भटक कर गलती से यहाँ आ गए। कीर्ति की प्यारी आवाज सुन महात्मा अपनी आंखें खोल कीर्ति को देखने लगे। कीर्ति के चेहरे का तेग और उसके अंदर से आती दिव्य आभा को महसूस कर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गया। वो अपनी शांत आवाज में बोले, आप माफी क्यों मांग रही है? आपके यहाँ आने से हमारा ध्यान भंग नहीं, बल्कि हमारा वर्षों का इंतजार सफल हुआ। हम आपकी प्रतीक्षा हजारों वर्ष से कर है। कीर्ति को उनकी बात समझ नहीं आई, वो सवालिया नजरों से उनको देखने लगी। कीर्ति के सवालों को समझ महात्मा बोले, हमारा नाम देवेंद्र है, हम एक देवदूत है जिसे धरती पर पवित्र दिव्या ज्योति की सुरक्षा के लिए भेजा गया है। देवेंद्र की बात कीर्ति सब समझ गई। वो बोली, इतना इंतजार करवाने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन आपको हमारा इंतजार क्यों था? देवेंद्र बोले, जो विधि का लिखा है वह होकर रहेगा। अब तक आपको पता गया होगा, आप शिव शक्ति के अंश है। असुरों के खत्मा के लिए आपका जन्म हुआ है। इस दुनिया में केवल आप है जो दिव्य ज्योति के पवित्र शक्तियों को धारण कर सकती है। आज के दिन के लिए हमने हजारों वर्षों तक इंतजार किया है, अब आप हमारे इंतजार को सफल कर दीजिए। उसके बाद कीर्ति देवेंद्र के साथ ज्ञान वन में दूसरे छोर पर बने एक सफेद गुफा ले बाहर आई। उस गुफा से सफेद और नीली रोशनी बाहर निकल रही थी। दोनों गुफा के अंदर आए।
अंदर का दृश्य किसी के भी मन को मोह लेने वाला था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और हरियाली थी। उनके बीच एक खूबसूरत तालाब था जिसके बीचों बीच दिव्य ज्योति जल रहा था, जिससे निकलकर नीला और सफेद रोशनी चारों तरफ फैल रहा था। देवेंद्र कीर्ति से बोले, आप दिव्य ज्योति के नजदीक जाए, वो आपकी आत्मा को पहचान लेगा। उनकी बात सुन कीर्ति आगे बढ़ने लगी। कीर्ति के चलने के साथ नदी में रास्ता बनने लगा। वो उस ज्योति के नजदीक आकर खड़ी हो गई। उसको ऐसा लगा जैसे सामने उसका अंश है। कीर्ति के पास आते ही उस ज्योति से तेज रोशनी निकलकर कीर्ति के शरीर में जाने लगा। कीर्ति जमीन से ऊपर हवा में उड़ने लगी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत ही गया। कीर्ति और देवेंद्र खुद को उस गुफा के बाहर पाए। उस दिव्य ज्योति की शक्तियां कीर्ति में समाहित हो गया। इसी के साथ कीर्ति के चेहरे का तेज बढ़ गया। देवेंद्र कीर्ति के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ बोले, हमारा कार्य सफल हुआ। आपको आपका अंश मिल गया। अब आप हमें देवलोक जाने की अनुमति दे। देवेंद्र की बात सुन कीर्ति हाँ में सिर हिला। उनको सामने अपने दोनों हाथ जोड़ बोली, धन्यवाद, हमारा इंतजार करने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। हम आपके कार्य में सफल हो। देवेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगी। ये हमारा और देवताओं का आशीर्वाद है। अब हम चलते हैं। कीर्ति उनको देखने लगी। उनके चेहरे पर मुस्कान था। उनके चारों तरफ तेज सफेद रोशनी आया। उस रोशनी के कारण कीर्ति की आंखें बंद हो गई। उस रोशनी के साथ देवेंद्र गायब हो गए। कीर्ति अपनी आंखें जैसे ही खोली, खुद को झरने के बाहर पाई। वह गहरी सांस लेकर मंदिर की ओर बढ़ गई, जहां पहले से राज्य पंडित उसका इंतजार कर रहे थे। इंटरनेशनल कॉलेज कैंटीन। कियान, शेखर, ऋषि, चाहत और सिया आकर उसी टेबल पर बैठ गए जहां पहले से वीर, अर्पित और अरुण बैठे बात कर रहे थे। चाहत सबको देख वीर से बोली, कृतिका दी कहाँ है? क्या वो आज कॉलेज नहीं आई है? वीर, वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने गई है, आती ही होंगी। वीर बोल ही रहा था, अचानक कृतिका उसके पीछे आकर बोली, हम आ गए और ऐसे हमें पता नहीं था। आलोक, हमारा इंतजार इतनी बेसब्री कर रहे हो। कृतिका को खुश देख वीर चिढ़कर बोला, खुद को इतना भी इम्पोर्टेंस मत दो। चाहत के पूछने पर मैंने सिर्फ जवाब दिया। इस पर उसका मुंह बन गया। तभी सबका ध्यान कृतिका के पास खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर गया, जो जब से आई थी तब से आंखें फाड़े सबको देख रही थी। कृतिका सबको उस लड़की से मिलवाते हुए बोली, यह मेरी न्यू फ्रेंड माया है। सब माया को हेलो बोले। माया भी सबको हेलो बोल। फिर माया सबके साथ बैठ गई। माया जब से आई थी तब से कोई उसे अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। यह कोई और नहीं अरुण है, और माया वही लड़की है जो उससे डीन ऑफिस के बाहर टकराई थी। माया की नजर जैसे ही अरुण पर गई, अचानक उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। माया की नजर जैसे ही अरुण के नजरों से मिली, वो शर्मा कर अपना सिर नीचे कर ली। अरुण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गया। सब एक साथ बैठकर बातें करने लगे। तभी उनके किसी के मारने और फिर किसी लड़की के तेज से चिल्लाने की आवाज आई। सबका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, जहां 3 लड़कियां एक लड़की को घेरी खड़ी थी। वही बीच वाली लड़की अपने एक गाल पर हाथ रख रोते हुए अपने सामने खड़ी लड़कियों को देख रही थी। उन तीनों लड़की में से पहली लड़की गुस्से में बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुए मेरे कपड़े खराब करने की? तुझे पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है? फिर उस लड़की को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखकर बोली, अगर तुम खुद को बेच भी दोगी फिर भी इस ड्रेस का प्राइस दे नहीं पाओगी। तुम्हारी औकात नहीं तुम काव्या प्रताप सिंह से बात कर सको। पहली लड़की की बात सुन उसके पास खड़ी दूसरी लड़की बोली, काव्या तुम भी क्या बोल रही हो? इस लड़की ने कभी इतनी महंगी ड्रेस देखी भी होंगी। इन जैसी मिडिल क्लास लड़कियां सिर्फ हमारे सोसाइटी में गंदगी फैलाती है। इसकी औकात तुम्हारे आगे पैरों के धूल के बराबर औकात भी नहीं है। दूसरी लड़की जिसका नाम रीता है, वो बिच खड़ी लड़की के ऊपर वहां रखे कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाना उठाकर फेंक कर बोली, तुम्हारी यही औकात है यू ब्लडी बहन जी। बोल तीनों वहां से निकल गए। उस लड़की के पूरे कपड़े खराब हो गए। ये सब देख कियान और उसके दोस्तों को गुस्सा आने लगा। कृतिका गुस्से में बोली, ये लड़की जब से कॉलेज में आई है तब से दूसरों को परेशान करके रखी है। कृतिका की बात सुन सबको और ज्यादा गुस्सा आने लगा। चाहत का ध्यान अचानक उस लड़की के चेहरे पर गया। वह हैरानी से बोली, दिव्या। कोई कुछ समझता उससे पहले चाहत अपनी जगह से उठ उस लड़की की ओर भागी। दिव्या को मारकर काव्या और उसकी दोनों दोस्त वहां से चली गई। चाहत दिव्या के पास आकर उसको उठकर चेयर पर बिठाई, उसके फेस और कपड़े को साफ कर बोली, दिव्या तुम ठीक हो ना? और ये लड़कियां तुम्हें परेशान क्यों कर रही थी? चाहत बात सुन दिव्या उसको देख बोली, चाहत हम ठीक है, वो हम लंच लेकर जा रहे थे।
गलती से हमारी टक्कर काव्या से गई, उसके बाद का तुम जानती हो। अब तक बाकी सब चाहत और दिव्या के पास पहुंच गए थे। कियान दिव्या को देख चाहत से बोला, चाहत क्या तुम इसे जानती हो? तो चाहत हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ ये हमारी एंगल की दोस्त है, एंगल मुझे इससे मिलवाई थी। दिव्या कीर्ति के कॉलेज में बनी पहली दोस्त है। दिव्या उनकी एंगल की दोस्त है, ये जाकर सबको खुशी मिला। लेकिन अब उन्हें काव्या और उसके दोस्तों पर गुस्सा आने लगा। दिव्या चाहत से बोली, कीर्ति कॉलेज क्यों नहीं आ रही? क्या तुम्हें कुछ पता है? दिव्या के सवाल पर सब उसको देखने लगे। तभी अरुण उसको देख बोला, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, पहले तुम इसे चेंज कर लो फिर बात करेंगे। अरुण कृतिका को बोल दिव्या को रेस्टिंग रूम भेज दिया। दिव्या कृतिका और बाकी लड़कियों के साथ वहां से निकल गई। वहां पहले से लड़कियों का कपड़ा रखा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।